जय महाकाल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम करण कुमार है और इस इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इस वीडियो में हम आपको दर्पण के प्रकार के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके पहले हमने 2 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को दिखलाने में मदद करती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सीधे माध्यम चलता है। मतलब प्रकाश के बारे में हमने आप सभी को बताया। फिर प्रकाश की किरणों के बारे में बताया। प्रकाश के किरण कितने होते हैं? तो 3 किरणें होते हैं, अपसारी, अभिसारी, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणें होती हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया। फिर दर्पण के बारे में बताया। अब इस वीडियो में हम दर्पण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी के सपोर्ट के बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो को खासकर उन ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पास शेयर कीजिए जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इससे सपोर्ट मिले। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम हाई स्कूल की पूरी तैयारी अपने इसी चैनल गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर करवा सकते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था, तो दर्पण क्या होता है कि कांच का एक कांच दर्पण होता है। कांच के गोलीय या समतल पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर या एक तल पर कलई कर देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। तो और दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। हमने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। फिर समतल दर्पण, जब कोई कांच का समतल प्लेट पर एक तरफ कलई कर दी जाती है जिससे दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। हमने इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम दर्पण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दर्पण बात करते हैं। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण 2 प्रकार की होती हैं। दर्पण 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अवतल दर्पण तथा दूसरा होता है उत्तल दर्पण। बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का इंग्लिश कॉनकेव मिरर होता है। और उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर, यानी CONVEX, कॉनकेव मिरर। हम अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, बात करते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का इंग्लिश मीनिंग होगा कॉनकेव मिरर। तो बच्चों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा काला आ रहा हो, क्योंकि रात का समय लगभग 1:30 बज रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण पढ़िए इसे। कह रहा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे भाग में, कांच के कटे खोखले गोले के उभरे भाग में पॉलिश कर दी जाए तथा परावर्तक तल धसा हुआ तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, कह रहा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाए तथा परावर्तक तल धसा हुआ तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर है। ये कांच का एक खोखला गोला है। कांच का एक खोखला गोला है। ये कांच का एक खोखला गोला है। यहाँ हम लिख लेते हैं
खोखला गोला। ये हमारा कांच का एक खोखला गोला है। देखिए कह रहा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर, यानी ये भाग, उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए, तो यानी पॉलिश कर दी जाए या कलई कर दी जाए। तो कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए, यही तो हमारा उभरा हुआ भाग है, तो हम इस पर कलई कर देते हैं। जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर, देखिए कह रहा है उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाए तथा परावर्तक तल धसा हुआ। अब देखिए अगर हम इस पर पॉलिश कर देते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण वो होता है कि एक तरफ पॉलिश कर दे तथा दूसरा तल परावर्तक तल, यानी एक सतह पर पॉलिश किया हो और दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। तो वही तो है कि कांच के कटे भाग पर यानी उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, जिससे कि दूसरा तल, जिससे कि यानी ये वाला तल, ये वाला, जिससे कि ये वाला तल, दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए। परावर्तक तल, ये तल परावर्तक तल बन जाए तो ऐसे दर्पण को, कौन केव कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इंग्लिश हिंदी में बात करें तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बन जाता है। तो आई होप आप सभी को अवतल दर्पण के बारे में समझ में जरूर आया होगा, और अगर कहीं भी अब भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो फिर से पढ़ लो। जब कांच के खोखले गोले के जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर, यानी इस उभरे हुए भाग पर, इस उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं या पॉलिश कर दिए जाए तथा परावर्तक तल धसा हुआ। अब देखिए परावर्तक तल ये उभरा हुआ है, अगर तो ये हमारा तल जो है ये हमारा धसा हुआ ही है, तो और यही तल तो परावर्तक तल है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप सभी को अवतल दर्पण के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अब भी कहीं डाउट है, तो कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, पर कमेंट कीजिए। और बच्चों इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें इससे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बात करें तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा दर्पण होता है जब कांच के काटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दे तथा परावर्तक तल धसा हुआ हो तो अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं देख लेते हैं। देखिए जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए, देखिए कह रहा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए परावर्तक तल को, एक मिनट, उभरे हुए, एक मिनट, देखिए ये लिखा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग परावर्तक तल, उभरे हुए भाग
को परावर्तक तल बना दिया जाए। उभरे हुए भाग को फिर से देख लेते हैं। कह रहा है जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग को परावर्तक तल देखिए उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए। उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए और धसे हुए तल में पालिश कर दी जाए, तब ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए हम इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये कोई कांच का खोखला गोला होगा, तो हम लिख लेते हैं इसे खोखला गोला। देखिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। अब इसे काट लिया गया है, जैसा कि इसमें लिखा था कांच के कटे खोखले गोले को, तो इसे काटा गया है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि कांच के खोखले गोले को काट कर उभरा हुआ तल परावर्तक तल बना दिया गया। अगर उभरा हुआ तल परावर्तक तल बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि धसा हुए तल पे पालिश कर दी गई होगी। तो यानी इस दर्पण में यहाँ पालिश कर दी जाती है। यहाँ पर पॉलिश कर दी जाएगी। अगर देखिए अगर यहाँ पर पॉलिश कर दी जाएगी तभी ये तल परावर्तक तल बनेगा। तो वही कह रहा है कि जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए तथा धसे हुए भाग पर देखिए फिर कह रहा है बना दिया जाए और धसे हुए तल में पालिश कर दी जाए, तब ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन देखिए ये हमने आप सभी को समझाने के लिए इस तरह उत्तल दर्पण बनाया है, लेकिन वास्तव में उत्तल दर्पण कुछ इस तरह बनते हैं। जैसे कहीं आप बुक वगैरह में पाएंगे कि एक मिनट देखिए कुछ इस प्रकार पाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा था जब कांच के कटे खोखले गोले को काट कर उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाए और धसे हुए तल में पॉलिश कर दी जाए। तो इस तल में पॉलिश कर दी जाए। एक मिनट, ये कुछ कलर अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सेम हो जा रहा है ना। तो इस तल में पॉलिश कर दी जाए जैसा कि हम कर रहे हैं। इस तल में पॉलिश कर दी जाए जिससे कि ये उभरा हुआ तल हमारा परावर्तक तल बन जाए। ये परावर्तक तल ये हमारा परावर्तक तल बन जाए। तो ऐसे दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप सभी को उत्तल दर्पण के बारे में जरूर से जरूर समझ में आएगा। फिर से रिपीट करेंगे अगर तो यही होगा कि जब कांच के कटे खोखले गोले के उभरे हुए भाग को यानी इस भाग को उभरे हुए भाग को परावर्तक तल तथा धसे हुए भाग में यानी इस भाग में पॉलिश कर दी जाए। इस भाग में यही भाग में धसा हुआ तल कौन ही होगा, यही तो होगा। तो धसे हुए तल में यानी इस तल में
पॉलिश कर दी जाए तो ऐसे दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप सभी को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक ज़रूर समझ में आएगा। बच्चों, अभी रात के लगभग 2 बजने वाले हैं, तो अगर हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें आप सभी की सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, यानी आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि हमें इससे सपोर्ट मिले और हम हाई स्कूल की पूरी तैयारी अपने इसी चैनल गुरुजी का गैलेक्सी क्लासेस पर करवा सकें। तो अब बात करते हैं, जैसा कि हमने इस वीडियो में दर्पण के बारे में अध्ययन किया, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या इसे चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। रात को काफ़ी समय हो गया, इसलिए प्रकार और लंगड़ा प्रकार वगैरह हम नहीं रख पाए हैं आज। ठीक है, कह रहा है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो आप सभी को मध्य बिंदु के बारे में तो पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु किसे कहते हैं। मध्य बिंदु उसे कहते हैं जहां से अगर वो पड़ा है मध्य बिंदु तो वो 2 बराबर भागों में बांटे। जैसा कि आप सभी को बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये हमारा कोई दर्पण है, तो इसे हम पहले दर्पण बना लेते हैं। दर्पण कब बनता है? दर्पण जब कांच के कटे खोखले गोले के या कोई भी चीज हो, मतलब कांच के कटे खोखले गोले पर पॉलिश कर दी जाए जिससे कि दूसरा तल यानी ये तल परावर्तक तल बन जाए, जब तभी हम दर्पण कह सकते हैं, तब हम उसे दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा कुछ दर्पण बनकर तैयार हो गया। तो देखिए, यहाँ पर ये नहीं दिमाग लगाना कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, बस ये दर्पण है। तो बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, देखिए गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, मध्य बिंदु हमने आप सभी को बताया कि जहां से दर्पण दोनों को बराबर भागों में, जहां से बिंदु दर्पण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे वही मध्य बिंदु कहलाता है, यानी ये हमारा मध्य बिंदु है। तो इसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक मिनट, दर्पण का ध्रुव है ना, सॉरी मध्य बिंदु नहीं, दर्पण का हमें ध्रुव देखना है। दर्पण का ध्रुव, तो हमारा मतलब मध्य बिंदु क्या होता है कि जो बिंदु दर्पण को 2 बराबर भागों में बांट दे वह मध्य बिंदु कहलाता है। और दर्पण को ही नहीं, जो किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांट दे, चाहे वो वृत्त हो, दर्पण हो या कोई त्रिभुज हो, तो उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और हम इसे P से, हमने यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु यानी ये बिंदु गोलीय दर्पण का, और ये इसे यहीं पर लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अब वक्रता केंद्र, तो अब हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए लिखा है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए कह रहा है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो देखिए, पहले दर्पण से पहले यह कोई एक कांच का खोखला गोला होगा। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये कोई कांच का खोखला गोला होगा, ये खोखला गोला होगा, ये लिख लेते हैं खोखला गोला। ये हमारा कोई कांच का खोखला गोला होगा। अब इसे काटा गया होगा तो ये हमारा दर्पण बना होगा। एक मिनट रुक जाइए। तो ये हमारा दर्पण बना होगा। तो वही कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का, पहले इसे हम दर्पण बना लेते हैं तो हम इसके बाहरी यानी इस तल पर कलई कर देते हैं तो ये हमारा एक दर्पण तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक दर्पण हो गया। तो कह रहा है देखो, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, देखिए ये कोई खोखला गोला होगा। अब ये कोई खोखला गोला होगा और ये खोखले गोले का केंद्र होगा, ये ही खोखले गोले का केंद्र होगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर हम यहाँ कर दें तो ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। जैसा कि मान लीजिए कि एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये हमारा मान लीजिए दर्पण है अगर, तो देखिए ये हमारा दर्पण है और अगर हम इसे बढ़ाएं तो ये हमारा एक खोखला गोला तैयार होगा, ये हमारा एक खोखला गोला तैयार होगा। और अगर गोला है तो इसका केंद्र भी होगा, और हम अगर यही मिटा दें, अगर यही हम गायब कर दें, ऐसे इसे हटा दें तो ये जो केंद्र है यही वक्रता केंद्र होगा। तो यही कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी इस बिंदु को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं या C से लिखते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक जरूर समझ में आएगा, और अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा और काफ़ी डाटा भी लग जाता है। एक वीडियो में लगभग 1 GB डाटा चला जाता है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं हम वक्रता त्रिज्या का। तो देखिए कह रहा है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक मिनट,
वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये कोई कांच का खोखला गोला है, ये कोई कांच का खोखला गोला है, और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की, ये हमारा परिधि होता है। परिधि, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, अब इसका त्रिज्या क्या होगा? यहीं से और केंद्र से और परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही इसमें होगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, या इसे R से लिखते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो कह रहा है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए ये दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण का ये हमारा P दर्पण का ध्रुव होगा, और ये वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगी, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की समझ में जरूर आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम हाई स्कूल की पूरी तैयारी अपने इसी चैनल गुरुजी का गैलेक्सी क्लासेस पर करवा सकें। तो फिर से एक बार अगर हम समझें तो वक्रता केंद्र, दर्पण वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को यानी यही वक्रता केंद्र कहलाएगी। फिर वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है यानी यही दर्पण है, और ये एक खोखले गोला है, और उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके त्रिज्या को यानी यहाँ से, और त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यही होगा कि केंद्र से और वक्रता केंद्र से और परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसे हम R से प्रदर्शित करेंगे या व्यक्त करेंगे या लिखते हैं। फिर मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की पूरी जानकारी हो गई होगी, और अभी भी कहीं डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट का हमें बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि जो ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते, उनका भी सपोर्ट हो सके और हमारा भी सपोर्ट हो सके। तो मुझे आशा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, जय महाकाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।